रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम से मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा खास कार्यक्रम नोएडा 2021 यानी नोएडा शहर के बनने की कहानी। इस सीरीज में हम ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं जिन्होंने नोएडा को बनते देखा और नोएडा को बनाने में अहम भूमिका निभाई। इसके साथ साथ उन्होंने नोएडा में बाहरी बदलाव देखे। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं नोएडा में पुलिस अधीक्षक के रूप में काम कर चुके दीपक ज्योति घिल्डियाल जी। मैं अपने स्टूडियो में दीपक ज्योति घिल्डियाल जी का स्वागत करता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार विनोद जी, कैसे हैं आप? बस ठीक है सर। मैं सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपने मुझे आज इस टॉक में आमंत्रित किया है। बहुत ही मेरा सौभाग्य है और बहुत अच्छा मुझे लग रहा है आपके बात में। जी सर, मैं ये जानना चाहता हूं सर, आप कौन से साल में नोएडा में तैनात हुए थे पहले, क्योंकि आप 2 बार रहे हैं नोएडा में, और वो अनुभव क्या कहता है जब आप नोएडा में आए थे तो उस समय क्या स्थिति थी, कौन से थाने बने थे उस समय और किस तरीके का जो माहौल था वो थोड़ा हमारे श्रोताओं के साथ शेयर कीजिए उस समय की जानकारी। देखिए, मैं पहली बार तैनात हुआ था 1993 में, 1993 में जी। और उस समय मैं आया था तब वो यहाँ एसपी नोएडा ही हुआ करता था जो गाजियाबाद जिले के अधीन था। और उस जमाने में यहाँ केवल 10 थाने हुआ करते थे। नोएडा में 6 थाने थे, 20, 24, 39, 49, फेज 2 और ये सब होते थे। और उसके बाद फिर आपका सूरजपुर, दादरी, एनटीपीसी और जासा वगैरह होते थे। जी जी जी। तो केवल 10 थाने थे और क्षेत्र करीब करीब वही था। बाद में जब जिला बना है तो बुलंदशहर का कुछ पार्ट और इसमें ऐड हो गया था। जी जी जी। तो ये था स्थिति। तो समस्याएं बहुत थी। थाने मात्र 10 ही थे और प्रत्येक थाने में जो सिपाहियों की संख्या थी वो लगभग 12-15 हुआ करती थी। कुछ थाने थे बड़े, जैसे सेक्टर 20 थाना था जी जी। या सूरजपुर या दादरी था, जिसमें सिपाहियों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा थी। लेकिन फिर भी सिपाहियों की संख्या जो समस्या थी उसको देखते हुए बहुत कम थी। पेट्रोलिंग कार्स भी नहीं थी, सब इंस्पेक्टर्स को मोटरसाइकिल उपलब्ध नहीं थी पेट्रोलिंग करने के लिए, और इतनी अच्छी ट्रेनिंग वगैरह की सुविधाएं भी नहीं थी, जो कि धीरे धीरे कालांतर में फिर डेवलप हुई। तो उस समय का जो चुनौतियां थी पुलिस की, चाहे वो मतलब जो, क्योंकि उस समय तो गाजियाबाद भेजना जाता था जो भी पकड़े जाते थे उनको, तो बहुत सारी चुनौतियां संसाधनों की भी थी जिससे कि आप लोगों को दिक्कतें आती थी। और शायद संसाधन का जो आज स्थिति है, आज पुलिस कमिश्नरी बन गई है, उस हिसाब से अगर तुलना करें तो क्या हालत थी सर? देखिए, ऐसा है कि हमने पुलिस को बहुत देखा है। मैंने 35 साल सर्विस की है, 1980 में ज्वाइन किया था पुलिस को। जी जी जी। मैंने देखा कि कमोबेश स्थिति ये थी कि थानों में जो कर्मचारी थे पुलिस के बहुत कम होते थे और चुनौतियां तो हमेशा से रही हैं। और धीरे धीरे आबादी बढ़ी, क्राइम भी बढ़ा, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ी और नई समस्याएं आने लगी। अब तो साइबर क्राइम भी होने लगा है। लेकिन उस समय सीमित संसाधनों के होते हुए भी लोगों में एक जिम्मेदारी का एहसास बहुत ज्यादा था। मुझे लगता था उस समय जो एसएचओ होता था वो अपने साथ 2 सिपाहियों को या एक को पीछे बैठाकर मोटरसाइकिल में हथियार लेके पेट्रोलिंग करता था और वही सोचता था कि मैं सारे थाने का भार अपने कंधे पर लेकर चल रहा हूँ। इस हद तक की जिम्मेदारी एसएचओ फील करता था कि मेरा क्राइम हो कैसे गया मेरे रहते हुए, चाहे मेरे पास 12 ही सिपाही में 12 सिपाहियों से ही कंट्रोल कर लूं। और वो काफी हद तक सबल भी रहता। एक बार मुझे याद है कि मैंने एक स्टेटमेंट दिया था जो टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस वगैरह में छपा था जी। और उस टाइम पर हमारे डीजीपी हुआ करते थे विजय शंकर माथुर साहब जी जी। उन्होंने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया था। मैंने कहा था कि अगर हम दिल्ली से कंपेयर करें, दिल्ली में एक थाने में 100-125 सिपाही हैं, एक कंपनी हर थाने में पीसी मौजूद रहती, एक थाने में 20-20 गाड़ियां हैं। उसके बावजूद जो परसेंटेज रिकवरी है, परसेंटेज अरेस्ट है, वो हमारे यहाँ दिल्ली के मुकाबले में बेटर है। और सिर्फ इसलिए है कि हमें जो काम करने का जुनून है, जो हमारा आत्मविश्वास है और जो काम करने का जज्बा है, वो कहीं बेहतर है। इस बात को डीजीपी साहब ने बहुत अप्रिशिएट किया था कि तुमने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है और ये न केवल आत्मविश्वास बढ़ेगा लेकिन हमको भी और आगे और बढ़ने के लिए बहुत अच्छी बात की थी। उन्होंने अप्रिशिएट किया था इस बात। और उस बात को हम लगातार हर मंच पे उठाते रहे थे कि नोएडा में
जो पुलिस के संसाधन में बढ़ना चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है, उसमें रमेश भंडारी साहब गवर्नर थे, तो एक बार मेरी उनसे जब मुलाकात हुई दिल्ली में, मैं उनको रिसीव करने गया था, तो मैंने उनसे कहा था कि वहाँ पर संसाधन बहुत कम है। तो उन्होंने उस समय एक स्पेशल ऑर्डर करके उस समय के तत्कालीन डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह महोदय को यहाँ नोएडा भेजा था, आपको शायद याद भी होगा। उन्होंने पूरे नोएडा का भ्रमण किया था और ये बताया था कि नोएडा में इतने नए थाने और चौकियां बननी चाहिए, और इस थाने में इतने सिपाही और होने चाहिए, इतने पेट्रोलिंग कार होनी चाहिए, इतने हथियार होने चाहिए, ये संसाधन और होने चाहिए। और उस जमाने में उन्होंने 10 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिया। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही ये हुआ, इस समय नया जिला बन गया कुछ ही दिनों बाद, और तब फिर ये हुआ कि हम इतना क्यों दें, हम तो और ज्यादा देंगे क्योंकि नया जिला बन गया है, तो इसलिए फिर वो और ज्यादा संसाधन मिले। लेकिन शुरुआत उस समय से हो गई थी। सर, उस दौर में कोई रोचक ऐसा घटना घटी हो जो आज तक आप भूले नहीं हो, और वो घटना सुलझाई भी होगी आपने, तो ऐसा कोई किस्सा हमारे श्रोताओं के साथ शेयर कीजिए सर। देखिए, प्रॉब्लम तो कई तरह के आई हैं, क्राइम भी हुए हैं और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुई, लेकिन आपको याद होगा कि शायद ये जहाँ ये 12-22 का ये है और चौड़ा रघुनाथपुर और ये जो इलाके हैं, जी 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 जी, वहाँ पर उस इलाके में एक बार ऐसा हुआ था कि सुबह हमको खबर ये मिली थी कि साहब यहाँ पर कोई खुदाई लोगों ने की है और गड्ढे में सांप निकल आए हैं और शिवलिंग दिखाई दे रहा है और यहाँ मंदिर बनाया जाए। हाँ हाँ। और उसके बाद जो है वहाँ हजारों की संख्या में भीड़ जमा हो गई और सब एमएलए एमपी महोदय भी वहाँ पहुंच गए। और वहाँ पर इतनी प्रॉब्लम आ गई, क्या करें, और उन्होंने कह दिया वो जमीन नोएडा की थी, प्राइवेट जमीन नहीं थी कि आप उसमें मंदिर या कुछ बना सकें, सरकारी जमीन थी। और वैसे भी नियम ये है कि आप कोई भी मंदिर वगैरह कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर बिना सरकार की अनुमति दिए नहीं बना सकते। तो ये था कि इसको रोकना है, और जब हम लोग गए, लेकिन वहाँ भीड़ इतनी ज्यादा थी कि एकदम से वहाँ लॉ एनफोर्स करना भी बड़ा मुश्किल था। और धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। हमारा फोर्स बहुत कम था, यूज ऑफ फोर्स हो नहीं सकता था। हालांकि उस समय डीएम साहब ने मुझसे कहा था कि अगर आप यूज ऑफ फोर्स करना चाहें तो बिल्कुल, उन्होंने एडीएम रैंक के अधिकारी को भी भेज दिया था कि अगर फायरिंग भी करानी हो तो आप करा लीजिए, ये आपको फायरिंग का आदेश दे देंगे, लेकिन किसी भी हालत में यहाँ पर जो है कोई अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए और भीड़ को आप कंट्रोल करिए। लेकिन मैं उसे 24 घंटे मौजूद रहा बिना खाए पिए, और मैंने बिना यूज ऑफ फोर्स किए इसको नियंत्रित किया, और मैंने यूज ऑफ फोर्स बिल्कुल भी नहीं किया। उस समय हमारे फोर्स ने बड़ा हमारा साथ दिया, पब्लिक ने भी साथ दिया। कभी कोई भीड़ कोई ऐसी हमने ऐसी हरकत कभी भी किसी स्टेज पे नहीं की, हालांकि भीड़ की संख्या बहुत ज्यादा थी और प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन आपकी समझ बूझ से किसी तरह से हमने उसको निकाला और बिना किसी यूज ऑफ फोर्स किए। उसके बाद रात में जब हमने देखा भीड़ कम है तो कुछ लोगों को वहां से हटा के वहां पर हमने पीएसी का कैंप लगा दिया था और उसको वहां पर ट्रेनिंग सेंटर बना दिया था, जिससे कि वहाँ कोई ऐसा काम भी ना हो सके। वहाँ पे टेंट वगैरह लगा दिया रातों रात में और स्थिति पर पूर्णतया नियंत्रण कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था, तो मेरा ये कहना है कि ऐसी स्थिति में पुलिस अफसर को बहुत ज्यादा धैर्य से काम होना चाहिए। जो पुलिस अफसर है उसको बहुत ही विपरीत परिस्थिति में काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है जी। बिना खाए पिए, आपके ऊपर पत्थर आ रहे हो, आपके ऊपर गोली चल रही हो, आपके ऊपर यूज ऑफ फोर्स हो रहा हो, फिर भी आप बिना यूज फोर्स किए संयमित रहते हुए, अनुशासित रहते हुए और कैसे स्थिति कंट्रोल करेंगे, यही हमारा इस सक्सेस का पैमाना है। सबसे बड़ी विजय यही है। एक चीज़ और बताइए सर, जैसे उत्तर प्रदेश में तो अलग अलग तरह के शहर हैं और नोएडा एक ऐसा शहर था जिसमें औद्योगिक भी है और रेजिडेंशियल भी है और एक स्लम वगैरह एरिया भी है, तो यहाँ की चुनौतियाँ बिल्कुल अलग थी और औद्योगिक समस्याओं को भी हल करना वो भी एक पुलिस का एक बड़ा अहम मुद्दा था और चुनौतियाँ थी, क्योंकि लेबर श्रमिकों के वर्ग वगैरह ये सब आते रहते थे उस समय। उससे कैसे आप निपटे? देखिए, समस्याएं बहुत आती थी और मुझे याद है अच्छी तरह से, हमारे आदरणीय श्री रवि माथुर साहब यहाँ के चेयरमैन हुआ करते थे नोएडा के, जी जी, वो चेयरमैन भी थे और वो ग्रेटर नोएडा में भी रहे। तो उन्होंने एक संदेह में कहा था कि अवैध बस्ती वहाँ पर बस गई थी जो नोएडा की जमीन पर, और उसके लिए ऑर्डर ये हो गया था कि यहाँ पे बुलडोजर चला जाए। तो मैं उसको शाम को देखने गया, तो मैंने जब वहाँ देखा तो बच्चे और लेडीज आ गई और उन्होंने कहा कि साहब ये तो नोएडा इसको जा रही है, बुलडोजर चला रही है, बताइए हम कहाँ जाएं। तो हम लोगों को भी लगा कि ये बात तो सही है,
डॉक्टर इंसान है, अब इंसान को ऐसे कैसे खदेड़ दिया जाएगा? बुलडोजर ऐसे चला देना भी उचित नहीं, मानवता के विरुद्ध है। ठीक है, बस जमीन सरकारी है और उस पर अवैध कब्जा हो गया है, वो तो बात सही है अपनी, लेकिन इसका कोई ना कोई समाधान ऐसा निकलना चाहिए जो एक्सेप्टेबल हो, संवैधानिक भी हो, नियम के विपरीत भी ना हो और लोगों को कष्ट भी ना हो। क्योंकि हमारा एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और उसमें जनता की जो आकांक्षाएं हैं प्रशासन के प्रति, चाहे पुलिस प्रशासन और सामान्य प्रशासन, बहुत ज्यादा होती हैं और कितनी कार्यकुशलता से हम उसको स्थिति को निपटने में सफल होते हैं, यही हमारी सक्सेस का पैमाना है। मैंने रवि माथुर साहब से बात की, चेयरमैन साहब। मैंने कहा साहब ये बताइए कि इसमें बुलडोजर कर देना तो बड़ा आसान है, लेकिन ये जाएंगे कहाँ? ये बेघर हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा हम देखते हैं। तो उन्होंने कहा ये बताओ कि कोई जगह ऐसी हो सकती है जहाँ ले जाके इनको विस्थापित करा दिया जाए, मतलब ये जगह खाली कर दे, दूसरी जगह फिर बाकायदा उसका सर्वे हुआ, टीम हुआ, कोई अन्य जगह भेजी गई और उनसे कहा गया कि आप आराम से वहां चले जाइए, इस जगह को खाली कर दी और वो विलिंगली उन्होंने काम कर दिया। ये बहुत बड़ी वजह थी। बिल्कुल, बिना बुलडोजर चलाए उनके पब्लिक के कोऑपरेशन से और नोएडा के चेयरमैन के अप्रूवल से वो ये काम किया गया। संवाददाता बात आपको याद भी होगी, उस समय जितने भी पत्रकार थे वो सब वहाँ आए भी थे, मौके पर देखा था और अप्रिशिएट भी किया। सर अब आज के संदर्भ में हम बात करेंगे, आप नोएडा में रहते भी हैं और यहाँ पे पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो गया और उसको लागू हुए 1 साल 1.5 साल हो गया है लगभग। तो आपको क्या लगता है कि जो कमिश्नर सिस्टम लागू हुआ है उससे बेनिफिट हुआ है, और कोई ऐसी बात, ऐसा सुझाव के रूप में हम इस शहर के लिए, जो गौतम बुद्ध नगर जिले के लिए भी, क्योंकि दिल्ली के साथ सटा है, हरियाणा के साथ सटा है और अब एक्सप्रेसवे भी बन गए, हाईवे बन गए, तो बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जो पुलिस को ज़रूरत है। तो आपके मुताबिक कौन सा ऐसा काम है जो अभी होना बाकी है, जिसको होना चाहिए इस शहर में, और कमिश्नरी सिस्टम से क्या क्या फ़ायदे हुए हैं शहर को? जी देखिए, ऐसा है कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम जो है वो पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है और एक बहुत अच्छा कदम। मेरा ये मानना है कि आप अगर पूरे भारतवर्ष में देखें जी, चाहे वो बॉम्बे हो या पूना हो, महाराष्ट्र हो, कहीं हो, इवन गुड़गांव हो, कई जगह दिल्ली में भी पुलिस कमिश्नर सिस्टम है। और पुलिस कमिश्नर सिस्टम में निश्चित रूप से पुलिस पावरफुल हो जाती है। पुलिस के पावरफुल होने का मतलब ये नहीं है कि उसको ज्यादा पावर मिल जाता, बल्कि ये है कि वो ज्यादा बेहतर रूप से अपने काम को अंजाम देने की सक्षमता उसमें आ जाती है। उसको अधिकार वो कानूनी मिल जाते हैं जो कि उसको अन्यत्र जगहों से प्राप्त करने होते। लॉ एंड ऑर्डर में कुछ भी है, 144 लगानी है या कुछ और 107-16 की कार्रवाई करनी, जो कि अच्छी जगह जाके करनी पड़ती है जी। वो पावर अगर आपको दे दी जाए तो बहुत अच्छा कदम। पहली बात। नंबर एक बात कि नोएडा में पुलिस कमिश्नर सिस्टम स्थापित किया गया, ये बहुत ही सराहनीय कदम है, नंबर एक। नंबर दो, जो पुलिस कमिश्नर साहब है आपके, वो बहुत सीनियर ऑफिसर है, बहुत भले आदमी है और मैं उनको बधाई देने भी गया था। और मैंने ये पाया कि वो बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर। तीसरा इतना जरूर है कि जब भी कोई सिस्टम में चेंज होता है, कहीं पर भी कोई चेंज होता है, तो उसको सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है। और जो सेवा भाव है पुलिस का, वो तो रहना ही चाहिए हमेशा, वो तो बहुत जरूरी बात है, क्योंकि पुलिस है ही इसीलिए सेवा भाव के लिए। लेकिन ये है कि नए सिस्टम को एस्टेब्लिश होने में थोड़ा टाइम लगता है और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से जो इसका फायदा हुआ है वो परिलक्षित हो भी रहा है। अब नोएडा का ट्रैफिक में इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, लॉ एनफोर्समेंट भी बेहतर तरीके से हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि अगर आप ये सोचें कि समाज में अपराधी न हो या कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम न हो, ये संभव नहीं है। प्रॉब्लम रोज आएंगी, अपराध भी होते रहेंगे, लेकिन हम कितनी कार्यकुशलता से और कितना ज्यादा पब्लिक कोऑपरेशन सीख करके उसको कितना जल्दी, कितना आसानी से या एक्सेप्टेबल रूप में उसको सुलझा लेते हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि और जो स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है। मैं स्वागत करता हूँ पुलिस कमिश्नर सिस्टम का यहाँ हुआ, जो बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी। मुझे याद है जब मैं पुलिस फोर्स में आया तो इस जमाने में शायद लेट 80s की बात है जी। तो उस समय ये हुआ था कि कानपुर में पंजानी साहब प्रथम पुलिस कमिश्नर होंगे, लगभग तय हो गया और होते होते रह गया। इसलिए आप नोएडा में
क्योंकि नोएडा से मेरा इतना लंबा एक वो वास्ता रहा है और 2 बार मैं एसपी रह भी चुका हूँ। मुझे यहाँ ये लगता था कि अगर पुलिस कमिश्नर हो जाए तो बहुत अच्छी बात हो, और इससे बढ़िया बात कोई हो नहीं सकती थी। यहाँ पुलिस कमिश्नर सिस्टम हो गया। बड़े सौभाग्य की बात है कि इतने एक प्रोफेशनल पुलिस अफसर यहाँ के पुलिस कमिश्नर है और बहुत कुशल कर रहे हैं और मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी तो ये काम जरूर है कि हमेशा जो भी हमारी परफॉर्मेंस होती है कभी परफेक्ट नहीं होती है, उसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है और ये निरंतर हमारा प्रयास रहता है। सर आपसे आखिरी सवाल ये है कि आपने, क्योंकि यहाँ भी रहे हैं और बाद में आप उत्तराखंड भी गए हैं, और उत्तराखंड में पहाड़ की पुलिसिंग सिस्टम अलग होता है, यहाँ का अलग सिस्टम है, तो क्या अंतर आपको लगा कि वहाँ भी कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है उत्तराखंड में पुलिस को, जो जिस तरह की चुनौतियाँ बढ़ रही हैं और जिस तरह की अब आज की डेट में साइबर क्राइम बढ़ रहा है, आधुनिक टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया के जरिए लोग हिंसा बढ़ावा दे रहे हैं, इस तरह की जो चीज़ें बढ़ी हैं नई तरीके की, इनसे निपटने में क्या उत्तराखंड में भी इस तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं? कर रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस जो है लगातार प्रगतिशील है, वहाँ कर रहे हैं और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि वहाँ एक से एक बेहतरीन और बहुत ही प्रोफेशनल पुलिस अफसर रहे हैं, पुलिस मुखिया के रूप में जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे हैं। मौजूदा समय में श्री अशोक कुमार जी हैं, बहुत ही प्रोफेशनल पुलिस अफसर है। और मैं जबकि अनुकूल मेले में एसएसपी था वहाँ हरिद्वार में, तो मैं वो एसएसपी हरिद्वार पे, और तब से मैं उनको जानता हूँ। बहुत ही प्रोफेशनल पुलिस अफसर हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं, बड़े अच्छे लेखक भी हैं और एक बहुत ही प्रोफेशनल पुलिस अफसर। तो निरंतर उत्तराखंड पुलिस जो है वो प्रगति कर रही है। अब पब्लिक की आशाओं के अनुरूप अपने आप को ढालने का प्रयास भी कर रही है, उसमें बहुत कुछ वो सफल भी हुए हैं। एक चीज मैं और बता दूं आपसे जी, उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश में जो बेसिक डिफरेंस है वही है कि उत्तराखंड में पुलिस 2 तरह की है। वहाँ पर रेवेन्यू पुलिस भी है और रेगुलर पुलिस भी। अच्छा। जो पहाड़ है वो पहाड़ पे रेवेन्यू पुलिस रहती है। जैसे कोई गांव है वो बहुत दूर है, वो मेन रोड सड़क से भी 20-25 किलोमीटर बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे फंसा हुआ है, आबादी बहुत कम, वहाँ पर पुलिस पहुँच भी नहीं सकती। अगर कोई क्राइम हो जाए तो उसको कई घंटों लग जाए, कई बार तो दिनों हो जाते हैं तब जाके पुलिस पहुँचती। तो अंग्रेजों के टाइम से ही उन्होंने पटवारी को ही पुलिस पावर देके और वहाँ का पुलिस अफसर बना दिया। अच्छा। तो वहाँ का जो पटवारी होता है वो रेवेन्यू पुलिस अफसर भी होता है और पुलिस अधिकारी भी होता है और उसको सारी पुलिस पावर्स है। यानी कोई क्राइम हो तो वो बाकायदा अरेस्ट भी करता है, उसका मुकदमा भी कायम करता है, उसको इन्वेस्टिगेट भी करता है और उन्हीं की एजेंसी जो है उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए भी कोर्ट में जाती है एविडेंस देने के। अच्छा। तो अभी ड्यूअल सिस्टम है पुलिसिंग का जो हिंदुस्तान में संभवतः शायद और कहीं नहीं है, खाली मात्र उत्तराखंड में और अंग्रेजों के टाइप का, और बड़ा सफल प्रयोग हो रहा है। इसलिए क्योंकि सवाल ये है कि जब भी कोई आपदा आती है तो आपको पुलिस फोर्स की आवश्यकता तत्कालिक रूप से होती है, बिल्कुल, कि कुछ मिनटों में हो जाए, तो वो संभव नहीं है रेगुलर पुलिस के। रेगुलर पुलिस का थाना अगर 40 किलोमीटर है और पहाड़ की चोटी पे आप कैसे पहुंचोगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तत्कालीन सहायता कौन दे सकता है? तत्कालीन सहायता आपको देता पटवारी, और पटवारी बहुत ही सक्षम अधिकारी है, वो पूरी रेवेन्यू का मालिक है। पटवारी की इतनी इज्जत है, इतने उसको इज्जत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है कि वो लोकल मतलब सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता है और है भी। और उसके बाद दोनों पावर, उसके बाद पुलिस पावर भी और रेवेन्यू की पावर भी। तो ये सिस्टम बड़ा अच्छा है, इसलिए उत्तराखंड पुलिस को डायरेक्टली आप कंपेयर नहीं कर सकते कहीं और की पुलिस से, क्योंकि हमारा डुअल सिस्टम है अभी तक, और वो डुअल सिस्टम बहुत अच्छा है क्योंकि पहाड़ों की जो संरचना ही ऐसी है कि वहाँ पर अगर रेवेन्यू पुलिस ना हो तो शायद काम ना कर पाए। आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM को समय दिया सर, और आपने बड़ी रोचक जानकारी दी अपने नोएडा के बारे में भी और उत्तराखंड पुलिस के बारे में भी, बेहतर सुझाव दिया नए पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लेकर। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गिलियाल साहब। बहुत धन्यवाद विनोद जी। और एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूँ कि आपसे बात करके बहुत अच्छा मुझे लगा जी, लेकिन मैं आपको कई चीजों के बारे में बताना चाहता हूँ, सिर्फ 1 मिनट आपको और लेना जी, 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 जी। वो ये कहना चाहता हूँ कि देखिए जो मॉडर्न पुलिस है पूरे वर्ल्ड में, इसकी स्थापना सर रॉबर्ट पीड ने की थी, जो कि ब्रिटिश MP थे, और उन्होंने करीब 1821 के आसपास ये मॉडर्न पुलिस बनाई थी इंग्लैंड में, लंदन। अच्छा। और वो उन्होंने पुलिस के संबंध में एक मूलभूत सिद्धांत दिए थे, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत ये था कि पब्लिक पुलिस है और पुलिस पब्लिक है, यानी जो पुलिसमैन है वो पब्लिक से ही आता है। हाँ हाँ बिल्कुल। और जो पुलिसमैन है वो पब्लिक का भाग ही है।
तो इसलिए पुलिस और पब्लिक में कोई फर्क नहीं है। फर्क ये है कि वो पब्लिक वाला जिसने यूनिफॉर्म पहन ली वो पुलिस हो गया, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग है, उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं जी, लेकिन वो मूल रूप से है पब्लिक का याद। इसलिए पुलिस और पब्लिक में कोई फर्क नहीं। और जिस दिन ये भावना लोगों में जागृत हो जाएगी उस दिन पुलिस के लिए कुछ समस्या ही नहीं रहेगी। उसे लगेगा कि पुलिस के रूप में भी मैं अपने ही लोगों की सेवा कर रहा हूँ। बिल्कुल। और पब्लिक भी जब पुलिस से डील करेगी तो वो लगेगा ये हमारा ही भाई बंधु है जो वर्दी पहन के खड़ा है। तभी कम्युनिटी पुलिसिंग का फार्मूला हमारी रक्षा के लिए खड़ा। खैर ये बहुत लंबा टॉपिक है। मैं इसमें बहुत ज्यादा विस्तार से बात करना चाहता हूँ। जी 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 अगली बार बात करूंगा। और एक चीज और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, जी वर्ष 1947 में जो हमें आजादी मिली 15 अगस्त को, लेकिन उसके बाद 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। और जब संविधान लागू हुआ था हमारा, तब हम एक रियल रूप से स्वतंत्र हुए थे, क्योंकि तब हमारे फंडामेंटल राइट्स और कई चीजें, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, डिफरेंट विंग ऑफ गवर्नमेंट, ये सब चीजें, स्टेट और सेंटर के बीच में बंटवारा कैसे होगा, पावर का, रिसोर्सेज का, वो सब विस्तार से दिया गया है। लेकिन उसमें एक चीज रह गई जो कि आज भी नहीं हो पाई हुई है कि जिस पुलिस ने अंग्रेजों के समय में शासन किया या वो सरकार का अंग थे, वही पुलिस चलती रही भारत के आजाद होने के बाद भी, और 1950 में नया संविधान लागू होने के बाद भी वही दरोगा जी थे जिन्होंने 10 साल पहले भी जो है वो शासन चलाया था। और उन दरोगा जी को ट्रांसफर नहीं किया गया कि एक जो कि अब एक स्वतंत्र देश है, जो कि सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है इंडिया, उसका जो सिपाही और दरोगा जिस रूप में होना चाहिए वो नहीं हो पाया। वो आज भी वही दरोगा है जो अंग्रेजों के टाइम में डंडा लेके निकलता। बिल्कुल। इसलिए वो आमूल जो परिवर्तन होना चाहिए था कि जो हमारा सिपाही है वो स्वतंत्र भारत का एक जो हमारी सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हिंदुस्तान है, उसका जो सिपाही दरोगा होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। हालांकि उसका बहुत प्रयास किया गया है और हो भी रहा है, लेकिन अभी पूरा नहीं हो पाया। वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि पुराने लॉ अभी भी चालू है। पुलिस हमारा 1861 में बना, वही पुलिस एक्ट चल रहा है। थोड़े बहुत परिवर्तन हुए हैं, लॉ कुछ चेंज हुए हैं, सारे चेंज नहीं हुए हैं। तो ये एक बड़ी ग्रेजुअल प्रोसेस है जो बहुत लंबा समय लेगी, लेकिन इस विषय पे भी बहुत लंबी चर्चा होगी। जी जी बिल्कुल। कैसे इसको किया जा सकता है जिससे कि जो हमारे सिपाही पुलिस कर्मी हैं वो जनता की विशेष रूप से सेवा कर सकें। जैसे कि अंग्रेजों ने जो पुलिस अपने यहाँ की बनाई है, अंग्रेजों की जनता जो है जो इंग्लैंड में वो इतना प्यार करती है अपने पुलिस को, उसको प्यार से वो बॉबी कहते हैं, जबकि हिंदुस्तान में आपको मालूम है क्या कहा। बिल्कुल सही। तो वो प्यार स्नेह आदर क्यों नहीं पुलिस के प्रति जनता में, जबकि हमारे यहाँ भी सिपाही हैं जो कि अपनी जान की बाजी लगा के रक्षा करते हैं, फिर भी हम वो वातावरण क्यों नहीं ला पाए। उनके कारणों में हमें जाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। जो हमारे नेतागण हैं, जो हमारे MLA MPs हैं, पार्लियामेंट में लॉ बनाते हैं, स्टेट असेंबली में लॉ बनाते हैं, उनको ये चीज देखना पड़ेगा कि हम पुलिस की पद्धति में कैसे सुधार लाए, पब्लिक के व्यवहार में कैसे वो परिवर्तन लाए, जिससे कि पब्लिक और पुलिस आपस में बैठ के कम्युनिटी सर्विस कर सके। कम्युनिटी पुलिसिंग में एक दिन और बोलना चाहूंगा आपसे, बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही जरूरी है जी, कि कम्युनिटी की सुरक्षा के लिए ही जो है वो पुलिस होती है, और पुलिस द्वारा जो समाज का ही अंग है, बाहर तो द्वारा नहीं है। तो इसको कैसे बेहतर करें, एक दूसरे में समझ कैसे बढ़ाएं, एक दूसरे को परस्पर सहयोग देने की भावना को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, एक बड़ा एक वैसा विषय है जिस पर विस्तार से चर्चा होनी आवश्यक है। तो अगली बार इस विषय पर चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर दिया, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे नोएडा में पुलिस अधीक्षक के पद से रहे और नोएडा को उन्होंने करीबी से देखा, यहाँ पे जो बदलाव हुए उनके बारीकी से उन्होंने अपनी नज़र दौड़ाई, और आज के माहौल में जो बदल रहा है उस पर भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने बड़ी अच्छी जानकारी पुलिस को लेकर दी, और मैं ऐसे ही अधिकारियों के साथ आपको जोड़ता रहूँगा। दीपक ज्योति घिल्डियाल जी ने हमें बहुत समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत
धन्यवाद। आप सुन रहे हैं रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज़। धन्यवाद।